नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केरल पहुंचा मानसून, युवाओं को कृषि यंत्रीकरण में मिलेगा रोजगार। सोयाबीन बीज को रोग मुक्त करें, खेत का समतलीकरण जरूरी, और आखिर में होगी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। दक्षिण पश्चिमी मानसून गत 30 मई को केरल के तटीय इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। इस बार आने के अनुमान के 2 दिन पहले मानसून आया है। इसकी वजह मोरा चक्रवात का दबाव माना जा रहा है। सामान्यतः 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है। मध्य प्रदेश में इसके 13 से 15 जून तक पहुंचने का अनुमान है। अब देश में 4 महीने तक होने वाली मानसूनी बारिश खरीफ के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसकी शुरुआत से ही खरीफ बोनी प्रारंभ हो जाएगी। मध्य प्रदेश के संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी ने बताया कि राज्य में 6 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ट्रैक्टर कंपनियों से समझौता किया गया है। ये 6 कौशल विकास केंद्र जबलपुर, सागर, सतना, ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर में खोले जा रहे हैं। प्रत्येक कौशल विकास केंद्रों पर छात्रों के रहने एवं खाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। 45 दिन का कोर्स होगा। प्रत्येक सेंटर में साल भर में 4 से 5 बैच चलेंगे, जिसके प्रत्येक बैच में 30 छात्रों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए छात्रों को 10वीं पास होना आवश्यक होगा। सोयाबीन के बीजों पर कम से कम 10 से 15 प्रकार की फफूंदी रहती है, जिनको समाप्त करना ज़रूरी होता है ताकि अच्छा अंकुरण मिल सके। सबसे पहले बीज की छंटाई करके अच्छा बीज निकालें। इसके बाद इस बीज का अंकुरण परीक्षण करके बीज दर का निर्धारण स्वयं करें। बीज की बाहरी सतह की फफूंदी को नष्ट करने के लिए 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज का उपचार करें। इसके बाद बीज को 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। फिर 5 ग्राम पीएसबी प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। अब आपका बीज बुआई के लिए तैयार हो गया है। रबी की फसल कटने के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। लगातार मशीनीकरण के कारण खेतों की समतलता प्रभावित होती है। खेत यदि समतल नहीं होंगे तो वर्षा जल का संचय ठीक से नहीं हो पाएगा। ढाल होने से वर्षा जल तो बहेगा ही, साथ ही कीमती पोषक तत्वों को भी समेटकर खेत के बाहर कर देगा। 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर खेतों में हल्का समतलीकरण करना जरूरी होता है। ऐसा करने से फसल में सिंचाई जल का व्यापक फैलाव तथा पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिलेगा तथा बढ़वार संभव हो सकेगी। और अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, धान की नर्सरी लगाएं, सब्जी फलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अगर मौसम विभाग के अनुमान सही हुए तो 16 तारीख से हमारे प्रदेश में मानसून आ जाएगा। मानसून आया तो निश्चित रूप से हमें खरीफ फसलों की ओर बढ़ना पड़ेगा और तैयारियां आपने कर ही ली होंगी या करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। खरीफ फसलों की तकनीकी के बारे में, उसमें से अच्छा उत्पादन लेने के बारे में हम आपको लगातार कार्यक्रम में बता रहे हैं, बताते रहेंगे। लेकिन आज विशेष बातें हम करेंगे उद्यानिकी फसलों के बारे में, और साथ ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो पूरे मध्य प्रदेश में होने वाला है, महाअभियान के रूप में संचालित होगा। वो होगा 2 जुलाई को पूरे नर्मदा के किनारे जो 16 ज़िले हैं, दोनों ओर 6 करोड़ वृक्ष लगाने का। आपको मालूम ही है कि वृक्ष लगाने की कितनी उपयोगिता है, हमारे मानव जीवन के लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं वृक्ष। इस बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप ठीक तरीके से वो वृक्ष लगाएं जो कि आपको आगे तक आजीवन और अगली पीढ़ियों तक भी आपको फ़ायदा देते रहें। इस विषय में हम बड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब, उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, उम्र में छोटे लेकिन अनुभव में बड़े हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान। और सीधी बातचीत करने के लिए आपको फ़ोन नंबर पता ही है, आज सोमवार है तो आप किसान भाई सीधी बातचीत कर सकते हैं।
भोपाल का कोड 0755-266-0049 और 1800-233-040। फ़ोन नंबर आपको मॉनिटर पे भी दिखाया जा रहा है, फ़ोन नंबर नोट कीजिए और तत्काल ही फ़ोन लगाइएगा। तब तक हम बात करते हैं आज के उद्यानिकी के बारे में कि सामयिक कौन से कार्य किसान भाइयों को करना है। डॉक्टर साहब बता दें जल्दी से। किसान भाई, सबसे पहले इस समय खरीफ की तैयारी शुरू हो गई जैसे आपने बताया। तो सबसे पहले जो हम सब्जी लगाने जा रहे हैं उसकी पौधों की रोपण की तैयारी कर ले, बीजों के रोपण की तैयारी कर ले, यानी उचित स्थान का चयन करके बीजों को लगाने की तैयारी कर ले। ऐसा स्थान जहाँ पानी ना भरता हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि कुछ हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ इस समय बाज़ार में आ रही हैं और हमारे खेतों में लगी हैं, उसमें कई प्रकार के कीड़े बीमारी लग रहे हैं, तो उनका पौध संरक्षण पर ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारे फलदार बगीचे हैं जो पहले से लगे हुए हैं, तो उसमें इस समय खाद एवं उर्वरक देने का समय उपयुक्त समय है। और साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने अगर मृदा की जांच नहीं करवाई है तो थोड़ा ही समय बचा है, तो मिट्टी की जांच करा लें, जिससे आगामी जो फसलें लगाने जा रहे हैं उनके लिए अनुशंसित मात्रा में कितना हमें खाद एवं उर्वरक देना, उसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि इस समय उद्यानिकी या सब्जी और फल उत्पादक किसान भाइयों को क्या करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लगातार कहते चले आए हैं कि गर्मियों से पहले किसान भाइयों को गड्ढे खोद लेने चाहिए जिसमें वो फल बाग लगा लें। जी। तो आज अब जो हम जानकारी आपसे चाहेंगे वो ये होंगी कि फल बाग कैसे किसान भाई लगाएं और नर्मदा तट पर कैसे जो पौधे लगाना है उसका कैसे हमको पोषण करना है। लेकिन फ़िलहाल देखिए, कुणाल सिंह जी का फ़ोन आ रहा है। ये किसान भाई हैं जबलपुर के और इनसे हम बातचीत करके जानना चाहेंगे इनकी समस्या। कुणाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए क्या जिज्ञासा है आपकी। अरे फ़ोन कट गया भाई, फिर से लगाइएगा। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि नर्मदा किनारे जो वृक्ष लगाए जाना है उसमें वन वाले वृक्ष भी होंगे, उद्यानिकी के भी होंगे। जी जी, है ना। तो लेकिन इसी बीच में एक किसान भाई शिवराज सिंह जी हैं, ये सिवनी के किसान भाई हैं, ये युवराज जी, ये हमसे जुड़ गए हैं। युवराज जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, बोलें। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। युवराज सिंह शिवनी मालवा से बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, एक्चुअली हमने अभी जो पिछला हमने जो मूंग अभी खेतों में लगाई थी गर्मी के दिनों में। हाँ, तो उसका टीवी की आवाज थोड़ी धीमी करेंगे आप? 8 या 9 का एवरेज निकला था प्रति कुंटल। हाँ। हेलो जी। हाँ, 8 या 9 कुंटल का एवरेज निकला था प्रति एकड़ में। लेकिन इस बार जो हमने गर्मी में मूंग की फसल लगाई थी उसका एवरेज हमको कम देखने को मिला सर। 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज लगा। तो सर, मतलब एवरेज बढ़ाने के लिए मैं सबसे कुछ सजेशन चाहता हूँ कि किस टाइप का, मतलब हमको कुछ परामर्श दें सर, कुछ सजेस्ट करें हमें। युवराज सिंह जी, हालांकि उद्यानिकी पर कार्यक्रम है लेकिन आपने मूंग की समस्या उठाई है, मुख्य बातें क्या हो सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे अच्छा है कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप उचित बीज का चयन करें। बीज सही होना चाहिए और गर्मियों की किस्मों का ही चयन करें। साथ ही साथ अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद एवं उर्वरकों का विशेष ध्यान में रखना है। और चूंकि ये दलहनी फसलें हैं तो इसमें जैव उर्वरकों का हमें पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना है। दूसरी एक समस्या आती है, इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है जिससे उत्पादन कम हो जाता है। तो रस चूसक कीटों का आपको समय समय पर नियंत्रण रखना है। इन बातों को ध्यान रखते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है। और अब तो कट गई भैया, आप जब अगली फसल हो तो ज़रूर हमसे बात कीजिएगा। उपेंद्र सिंह सागर के किसान भाई हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, उपेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बोलें। सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था जी, जिसमें हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो, ऐसे कौन से इमारती वृक्ष लगाने चाहिए खेतों के चारों ओर? जी बिल्कुल, अब आप लाइन पे आ गए हैं और हमें भी बात करने का मौका मिल गया है। कौन से इमारती वृक्ष और कौन से उद्यानिकी वृक्ष लगाएं जो किसानों के लिए उपयोगी हो? देखिए किसान भाइयों, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप फल वृक्षों की तरफ जाइए, क्योंकि फल वृक्षों के साथ आपको ये फ़ायदा होता है कि 2 से 3 साल में इसमें उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। एक तो वृक्ष के जो फ़ायदे होते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन आमदनी के तौर पर यदि हम बात करें तो 2 से 3 सालों में हमें अच्छा उत्पादन मिलने लगता है। तो सबसे पहले, चूँकि आप सागर के हैं, तो सागर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अमरूद की खेती बहुत
बढ़िया हो सकती है और अच्छा किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ नींबू वर्गीय फसल लगाएं, और यदि आपके पास पानी की समस्या है, पानी कम है या ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो सीताफल की खेती वहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, उस तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं, इससे भी बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। और अगर सभी चीज़ें अच्छी हैं, पानी भी अच्छा है, हमारे पास ज़मीन भी अच्छी है, तो आम की खेती करके भी हम लाभ ले सकते हैं। तो मेरा तो ये आपको सुझाव रहेगा कि आप इस समय वर्तमान समय में फलदार वृक्षों की खेती की तरफ जाएं, जिससे आपको कम समय में अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक लाभ मिलेगा। और कैसे करना है ये हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। इन विज्ञापन संदेशों के बाद हम फिर से उपस्थित हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में, जो कि भोपाल दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से आपको प्रसारित किया जा रहा है। और हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर विजय अग्रवाल, उद्यानिकी विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, और फ़ोन पर हैं कुणाल सिंह, जबलपुर के किसान भाई। पुनः स्वागत है कुणाल सिंह जी आपका जानना चाहेंगे प्रश्न। कुणाल सिंह जी अपना प्रश्न रखें। देखिए संपर्क फिर से टूट गया है। विजय जी, हम बातचीत कर रहे थे कि अगर फल वृक्ष लगाना है या कोई भी वृक्ष लगाना है, नर्मदा तट के पर लगाना है या आपके खेत के किनारे लगाना है, कैसे लगाना है जिससे कि अच्छी उपज हो और जल्दी से उपज हमको मिल पाए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि अपन को जो गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार लगाने के समय ही गड्ढा होता है, तो गड्ढा पर्याप्त मात्रा में हो। ज़्यादा बड़े जो फलदार वृक्ष होते हैं उनके लिए 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 3 फीट गहरा गड्ढा कर लें। गड्ढा करने के बाद इसको कुछ समय तक धूप में खुला रखें, जिससे उसमें जो जीवाणु कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसमें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके, वर्मी कंपोस्ट है या सड़ी हुई गोबर की खाद है, 10 से 15 किलो करीब हमको मिलाकर, इसमें कुछ दीमक के आगे चल के समस्या आती है जिसके कारण पौधे सूखने की संभावना रहती है, तो इसमें नीम की खली आप ज़रूर मिला लें 1 से 1.5 किलो प्रति गड्ढे के हिसाब से। उसके बाद आपको उचित पौधा, किस्म का पौधा आपको लेना है। ये किस्म पर हम लौटते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी कुणाल सिंह जी फिर से लाइन पर आ गए। नाराज हो जाएंगे भाई। कुणाल सिंह जी प्रश्न कर लें।
ओह कुणाल सिंह जी, आज पता नहीं आपसे बातचीत करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, आसार नहीं बन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, गड्ढा हमने पूरा कर लिया जी, इसके बाद आपने कहा है कि अच्छी किस्म लें। जी जी, तो पहले तो ये किस्म लें कहाँ से? सबसे पहले हम कोशिश करें कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के, इसके अलावा शासकीय नर्सरियां हैं जो उद्यानिकी विभाग की, वहीं से पौधे लें। किसान भाइयों, एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी बीजू पौधा ना लें। हमेशा ग्राफ्टिंग वाला जो पौधा होता है, जो बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार होता, उसी को केवल लें। इसके बाद 1 से 1.5 साल पुराना पौधा लें, गड्ढे को पूरी तरह से उपचारित कर लें, इसमें दीमकनाशी दवा मिलाकर नीम की खली का प्रयोग करके, उसके बाद गड्ढों में मिट्टी ऊपर तक भर दें और एक बार जब बारिश हो जाती है, हल्की सी बारिश हो जाती है, उसके बाद पौधों को लगाएं। इससे पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारे पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है किसान भाइयों कि जब भी हम ग्राफ्टेड पौधा ज़मीन में लगाते हैं तो जो ग्राफ्ट का जोड़ होता है वो ज़मीन में अंदर ना चला जाए। ग्राफ्टेड पौधा लगाएं, यहाँ पर मैं बात को रोकना चाहूँगा। आम पपैया नहीं लगाएं कि उग आया और हमने फ़ौरन लगा दिया। रजनीश जी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ये किसान भाई मुरैना के हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। रजनीश जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं जी कह रहा हूँ कि मैंने आम का पेड़ लगाया तो उसमें फूल आते हैं। जी सर, मैंने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं उसमें से और बिल्कुल कुछ लग नहीं पाता उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समस्या वाजिब आपकी। डॉक्टर साहब जवाब? देखिए, आम के अगर छोटा पौधा है तो उसमें 1-2 साल तक तो हम फूल लेते ही नहीं है, लेकिन फूल आम में जो आते हैं उसमें 99% जो फूल होते हैं वो नर फूल होते हैं जो परागण का काम करते हैं। केवल 1% जो फूल होता है जो फल में बदलने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में फूल झड़ते हैं, वो सामान्यतः जो नर फूल होते हैं वही झड़ते हैं। यदि 0.1% भी एक गुच्छे में अगर 4 से 3-4 फल भी अगर उसमें लगते हैं तो इसका मतलब हमारा उत्पादन अच्छा होगा। यदि इसके बाद भी अगर फूल से फल नहीं बन रहा है तो इसमें हम दूसरे तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन आते हैं, जैसे कि नैप्थेलिक एसिटिक एसिड बाज़ार में मिलता है। तो जब जो फल मटर के दाने के बराबर होता है तब इसका छिड़काव हमें खेत में करना पड़ता है। NAA का छिड़काव करना है। लेकिन उससे पहले हमें सुनिश्चित ये करना चाहिए कि जो हमारा फूल आ रहा है उसमें कहीं कीड़ों के कारण तो समस्या नहीं आ रही है। उस समय रस चूसने वालों कीड़ों का प्रकोप होता है। कभी कभी इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, फफूंद जनक रोग लगते हैं जिसके कारण से आपको लगता है कि बॉड जो है वो जल रहा है और जल कर गिर रहा है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि किस कारण से ये हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हमारा फूल आ जाता है तो खेत में हानिकारक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करें, चाहे अंतर्वर्ती फसल क्यों ना लगी हो, क्योंकि जो मक्खियों के कारण परागण होता है, ऐसे में मक्खियां खेत से चली जाती हैं और जो फूल होता है वो परागण नहीं हो पाता और फूल झड़ जाता है। लीजिए, एक समस्या और ढेर सारे समाधान आपको मिल गए हैं और उसमें निश्चित रूप से कोई ना एक जो समाधान है वो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। डॉक्टर साहब, ग्राफ्टेड पौधे की हम बात कर रहे थे, ग्राफ्टेड पौधे को थोड़ा सा और समझा दीजिए और उसके बाद कैसे किसान भाई को चयन करके लगाना है वो प्रक्रिया। ये ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने का देसी पौधा, यदि जैसे आम का पौधा है तो उसकी गुठली लगा दी जाती है। जब पौधा 6 महीने से लेके 1 साल के बीच का होता है तो उन्नत किस्म का जो पौधा होता है उसमें से टहनी निकाल कर उस टहनी को हम जो हमारा देसी पौधा होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, चीरा लगा के लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। उसके बाद जो पौधा तैयार होता है, जो ऊपर का भाग होता है उसमें से उन्नत किस्म का वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का ही पौधा हमको लगाना है। लेकिन सावधानी उसमें एक चीज़ और रखनी है कि हम जब खेत में पौधा लगा दें तो जो ग्राफ्टिंग वाला पॉइंट है जहाँ से जुड़ाव है पौधे का, अगर उसके नीचे से कोई शाखा निकल रही है और उसको हमने समय रहते नहीं निकाला तो उसमें किसी भी प्रकार का फलन एवं फूलन नहीं आएगा, क्योंकि वो देसी हो जाएगा पौधा। और उद्यानिकी विशेषज्ञों की सलाह जरूर से ले लें। किसान भाइयों, नर्मदा के किनारे के 16 जिलों में 6 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आप भी अपने यहाँ ज़रूर पौधे लगाएं, नर्मदा से दूर हो, नर्मदा के पास हो। और इस बरसात में वृक्षारोपण खूब जम के करें, आपको लगातार और ज़िंदगी भर और उसके बाद जीवन के बाद भी फायदा देगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। विदा लेते हैं, नमस्कार।